रशिया से सीख लेते हुए भारत की सेना ने क्या बदलाव करने का फैसला किया है, कनाडा की गवर्नमेंट ने भारत को कौन सी गुड न्यूज दी है और एशिया में भारत की बढ़ती ताकत को देख बाकी देश क्यों हैरान होने लगे हैं। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और कनाडा के बारे में, क्योंकि दोनों कंट्रीज को लेकर एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रही है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और कनाडा के बीच $2.8 बिलियन की एक लॉन्ग टर्म यूरेनियम की डील साइन होने वाली है। ये एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच 10 सालों के लिए साइन किया जाएगा। कनेडियन माइनिंग जायंट केमिको कॉर्प भारत को ये यूरेनियम सप्लाई करेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर यूरेनियम को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। भारत रिसेंटली कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहा है, इसलिए भारत में यूरेनियम की रिक्वायरमेंट्स पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ते जा रही है और कनाडा वर्ल्ड वाइड यूरेनियम का एक बहुत ही बड़ा सप्लायर है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान एंगल के कारण ये डील रोक के रखी थी। कनाडा ने पहले भी भारत को यूरेनियम सप्लाई किया है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के समय कनाडा ने भारत के साथ यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कारण दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो गए थे और डील के ऊपर नेगोशिएशंस पूरी तरह से रुक गई थी। लेकिन अब मार्क कार्ने जब से कनाडा में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से पुरानी सभी डील्स वापस से रिवाइव की जा रही हैं और ये डील भी उसके अंदर रिवाइव हो गई है और अब भारत कनाडा के साथ ये $2.8 बिलियन की यूरेनियम की डील भी साइन करने जा रहा है। वैसे अच्छा है कि एक ही बार में 10 साल के लिए ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है। फ्यूचर में अगर कोई गवर्नमेंट चेंज भी होती है, दोबारा से कोई नई सरकार खालिस्तानी एंगल को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, तो भी ये डील चलती रहेगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन आर्मी को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर इंडियन आर्मी के चेतक हेलीकॉप्टर्स की पिक्चर आ रही है। ये जो चेतक हेलीकॉप्टर के चारों तरफ नेट्स लगाए गए हैं, इनको कहा जाता है एंटी ड्रोन नेट्स। और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारतीय सेना ने एनिमी के छोटे कामिकाज़े ड्रोन से बचने के लिए इसी तरह के एंटी ड्रोन नेट्स को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। चेतक हेलीकॉप्टर्स को खुली एयरफील्ड के अंदर रखने की बजाय बड़े मेटल फ्रेम्स के अंदर पार्क किया जा रहा है, जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग नायलॉन के नेट्स लगाए जा रहे हैं। ये नेट्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि अगर कोई एनिमी का छोटा ड्रोन अटैक करने की कोशिश करे तो वहीं पर वो उस नेट के अंदर ही फंस जाए या फिर हेलीकॉप्टर के साथ उसका कांटेक्ट ना हो। इस एंटी ड्रोन नेट सिस्टम को एक छोटी सी सोल्जर्स की टीम सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही इंस्टॉल कर सकती है और भारत की सेना ने इनके पायलट प्रोजेक्ट्स भी कंडक्ट किए थे, जिसमें ये नेट्स 25 किलोग्राम तक का एक्सप्लोजिव्स कैरी करने वाले छोटे ड्रोन्स को लगभग 97% केसेस में रोक लेते हैं। ऊपर से एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है, क्योंकि एनिमी के छोटे छोटे ड्रोन्स जो कुछ हजार रुपीस के ही होते हैं, उनको टारगेट करने के लिए हमेशा लाखों करोड़ों रुपीस की मिसाइल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर पैसों को साइड पर भी रखें तो मिसाइल्स का स्टॉक पाइल खत्म हो सकता है, इसलिए ये सस्ता सा सॉल्यूशन निकाला गया है। अब सेम इसी तरह के नेट्स रशिया और यूक्रेन की सेना भी इस्तेमाल कर रही है और मोस्ट प्रोबेबली भारतीय सेना ने आइडिया वहीं से लिया होगा। रशिया तो इस तरह के नेट्स का इस्तेमाल करके न सिर्फ हेलीकॉप्टर्स बल्कि अपने टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को भी सेफगार्ड कर रहा है। एयर बेसिस, रोड्स, मिलिट्री बेसिस और कई केसेस में हाईवेज को भी इससे कवर करने के लिए नेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि एनिमी के ड्रोन्स जो टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करके हिट करने के बाद एक्सप्लोड होते हैं, वो नेट के ऊपर ही फंस जाएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत रशिया से अगेन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की 5 नई स्क्वाड्रन्स परचेज करने जा रहा है और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब दिसंबर में भारत आएंगे, तब इस नई डील के ऊपर भी भारत और रशिया के बीच नेगोशिएशंस होंगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस से काफी खुश है और रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की मिसाइल्स के स्टॉक खाली होने के बाद भारत ने 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 380 किलोमीटर की रेंज वाली S-400 मिसाइल्स का एक नया ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। भारत ने साल 2018 में रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन्स उस समय परचेज की थी और उसमें से रशिया ने अभी तक केवल 3 स्क्वाड्रन्स भारत को डिलीवर की हैं और 2 स्क्वाड्रन्स अभी भी रशिया ने डिलीवर नहीं की है और ये डील उस समय $5.4 बिलियन की साइन हुई थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एशिया के देशों में भारत की बढ़ती ताकत को लेकर। हम सब जानते हैं कि आज भारत वर्ल्ड स्टेज के ऊपर लगातार अपना प्रभुत्व लगातार बढ़ाते जा रहा है। अर्थव्यवस्था के मामले में, सैन्य ताकत के मामले में, फिर डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति के क्षेत्र में भारत का स्टेटस और पावर लगातार बढ़ते जा रही है और आज के डेट में उसी देश का सम्मान होता है जो ज्यादा ताकतवर होता है। ताकत के आगे सभी देश नतमस्तक होते हैं, इसलिए हर साल हम देखते हैं कि किस देश के पास कितनी ताकत है। इस चीज को आंकने के लिए हर साल अलग अलग रैंकिंग्स जारी की जाती हैं, जिनमें बताया जाता है कि कौन सा देश कितना पावरफुल है और ये रैंकिंग्स हर साल जारी की जाती हैं ताकि पता चले कि नए साल में कौन से देश की ताकत कम हुई है और कौन से देश की ताकत बढ़ी है। एंड अब एशिया के पावरफुल देशों को लेकर एक ऐसी रैंकिंग्स दोबारा से निकल कर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही बड़ा इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट।
जो कि हर साल एशिया के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट जारी करता है। न्यूज निकल कर आ रही है कि लोवी इंस्टीट्यूट ने साल 2025 के लिए एशिया के सबसे पावरफुल देशों की एक लिस्ट जारी कर दी है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 की रैंकिंग्स आ गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि लोवी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स को जो देश पसंद आता है उनको ऊपर रख दिया जाता है और जो देश उनको पसंद नहीं है उनको लिस्ट में नीचे रख दिया जाता है। एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार किया गया है जिसमें 8 से ज्यादा पैरामीटर्स और 131 इंडिकेटर्स को आधार बनाया गया है। इसमें किसी भी देश की मिलिट्री कैपेबिलिटी यानी कि सैन्य ताकत को देखा गया है, उस देश के डिफेंस नेटवर्क्स कितने स्ट्रांग है वो भी चेक किया गया है, और किसी भी देश की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, बाकी कंट्रीज के साथ उसके क्या रिलेशनशिप्स हैं, इसके साथ ही उसकी अर्थव्यवस्था के मामले में वो कितना मजबूत देश है, उस देश का डिप्लोमेटिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस बाकियों के ऊपर कैसा है, इसको भी ध्यान में लिया गया है। इसके साथ ही उस देश की रेजिलियंस यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, वो सिचुएशन को कैसे डील कर सकता है, या फिर सबसे लास्ट उस देश के पास फ्यूचर में कितने रिसोर्सेज हो सकते हैं, फ्यूचर रिसोर्सेज का क्या स्कोप है, यानी कि भविष्य के लिए किसी भी देश की कितनी क्षमता है, इस चीज को भी कंसीडर किया गया है, तब जाकर ये रैंकिंग्स बनी है। इन सारे पैरामीटर्स को लेकर हर एक देश को एक स्कोर भी दिया गया है, और ये स्कोर अपने आप में इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्कोर से न सिर्फ अलग अलग कंट्रीज की रैंकिंग्स का पता चलता है, बल्कि इससे ताकत का भी पता चलता है कि कौन सा देश कितना ताकतवर है और कितना डिफरेंस है देशों के बीच में। इस बार लोवी इंस्टीट्यूट ने रैंकिंग्स जारी करके बताया है कि साल 2025 के लिए एशिया में इस समय सबसे पावरफुल देश यानी कि एक ऐसा देश जिसका एशिया के अंदर सबसे ज्यादा दबदबा है वो है अमेरिका। नंबर 1 के ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर है चाइना, लेकिन जो एशिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश है वो जापान या फिर रशिया नहीं बल्कि भारत को बनाया गया है। लोवी इंस्टीट्यूट ने कहा है कि भारत अब अमेरिका और चाइना के बाद सबसे बड़ी ताकत बन गया है और रशिया और जापान भारत से काफी पीछे छूट गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था इन देशों से अच्छी है, सैन्य ताकत के मामले में भारत मजबूत स्थिति में आ रहा है और भारत का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी बाकी देशों के ऊपर लगातार बढ़ते जा रहा है। और फ्यूचर एक्सपेक्ट्स देखा जाए तो भविष्य में इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर भारत के काफी अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं। इसलिए कुल मिलाकर भारत ने जापान और रशिया को पीछे कर दिया है। हालांकि अभी भी इस रैंकिंग में भारत का स्कोर 40 का है और हमारे ऊपर चाइना का स्कोर 73 का है, और हमें चाइना तक का सफर करना है, यानी कि 40 से 73 तक का सफर करना है, जो कि भारत के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन रशिया और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ना भी हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। लोवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक एशिया का चौथा सबसे पावरफुल देश है जापान, 5th पावरफुल देश है रशिया, 6th पावरफुल खुद उनका देश ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद 7th पावरफुल कंट्री है साउथ कोरिया, 8th पावरफुल कंट्री है सिंगापुर, 9th पावरफुल कंट्री है इंडोनेशिया और एशिया का 10th पावरफुल देश है मलेशिया। नोट करने वाली बात है कि अमेरिका का स्कोर सबसे ज्यादा 80 का है और चाइना का स्कोर 73 का, जो कि तीसरे देश भारत के 40 के स्कोर के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसलिए लोवी इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका और चाइना को सुपर पावर्स की कैटेगरी में रखा हुआ है, जबकि भारत को मेजर पावर बताया है। सुपर पावर में 2 ही देश हैं, अमेरिका और चाइना, और मेजर पावर में अकेले भारत को रखा गया है और भारत के बाद वाले देशों को मिडिल पावर की कैटेगरी में डाला गया है। इस लिस्ट में लोवी इंस्टीट्यूट ने टोटल 27 देशों को रैंकिंग्स दी हैं, जिनका एशिया के अंदर कुछ हद तक इन्फ्लुएंस है। और लोवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर है 14.5 और पाकिस्तान एशिया का 16वां पावरफुल देश है, भारत से 13 स्टेप्स नीचे। मलेशिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, इवन ताइवान और फिलीपींस भी लोवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक एशिया में पाकिस्तान से बड़ी पावर है। हम ये कई बार कहते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्रीज की भी पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा रहा है। कहने के लिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन से लेस देश है, लेकिन जब ओवरऑल ताकत की बात आती है तो पाकिस्तान फिर थाईलैंड, न्यूजीलैंड और वियतनाम जैसे देशों से भी कमजोर है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो मालदीव्स, भूटान और अफगानिस्तान, इनको लोवी इंस्टीट्यूट ने इतनी भी इज्जत नहीं दी है कि इनको लिस्ट में शामिल किया जाए। वहीं पर बांग्लादेश को 20वां रैंक मिला है, यानी कि बांग्लादेश एशिया का 20वां पावरफुल देश है। उसके बाद श्रीलंका को 21वां रैंक दिया गया है, यानी कि श्रीलंका एशिया का 21वां पावरफुल देश है। म्यांमार को 23वां, जबकि नेपाल को 25th रैंक के ऊपर रखा गया है। एक बार फिर से बता दूं कि इस रैंकिंग्स के अंदर किसी भी देश की अकेले सैन्य ताकत नहीं देखी गई है, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, इन्फ्लुएंस और फ्यूचर एस्पेक्ट्स यानी कि भविष्य को भी देखा गया है। लोवी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स को पूरी दुनिया में कंसीडर किया जाता है और ये हर बड़े मीडियाज द्वारा पब्लिश की जाती है, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। फिलहाल हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हम जापान और रशिया से भी पावरफुल हो गए हैं, लेकिन हमारा टारगेट चाइना और अमेरिका की बराबरी करना है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है।
इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।